दोस्तों, आज हम एक ऐसे समझौते को समझने जा रहे हैं जिसमें भारत और अमेरिका व्यापार के ऊपर प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा बहुत तीखी आलोचना की। Saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? कल संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि आपने भारत माता को बेच दिया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत और अमेरिका की जो डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, उसमें भारत माता को बेच दिया। ये आरोप क्यों लगाया नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने, इसको समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट रहता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। फिर से एक बार सरेंडर। जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी ने जूडो का उदाहरण देते हुए बताया, भारत के ऊपर 50% टैरिफ थोपा गया पहले, फिर टाइम बीतता गया, आखिर में नरेंद्र मोदी ने टैप करके डील साइन ही कर ली। तो भाषण की शुरुआत ही होती है इस बड़े ही दिलचस्प कंपैरिजन से। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक जूडो मैच की तरह देखिए। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहाँ है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। कहाँ किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहाँ लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। असली ताकत ना वो जोर जबरदस्ती में नहीं है, वो है पकड़ में, ग्रिप में, जो दिखती नहीं है। और यही भाषण इसी छिपी हुई ताकत की बात करता है, वो पकड़ जो किसी भी देश को बना या बिगाड़ सकती है। The US deal. We have made a deal with the United States. Now, one thing I'd like to make very clear, and this is something that is not well understood. I'm saying what is our strength. I'm saying if India is going to go to the table, then what do we put on the table? What do we say? Listen, this is what we put on the table. And what we put on the table, it's beautiful. What we put on the table is our people. Their wisdom, what they do, their likes, dislikes, their imagination, their fear. तो आखिर ये लड़ाई है किस चीज की? देखिए, ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने की बात नहीं है। इस भाषण के मुताबिक ये लड़ाई है दुनिया के सबसे कीमती, सबसे नए रिसोर्स पर कंट्रोल की, और वो रिसोर्स है डेटा। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा आर्गुमेंट सामने कैसे रखा गया। At the center of this fight is the concept of AI. Everybody says that we are moving into the era of AI. And I'd like to warn the government that AI is going to have many, many consequences. One consequence of AI is going to be that something that we relied on, the Congress Party and the UPA built, the entire Indian IT industry, companies like Infosys, companies that are at the forefront of information technology are going to struggle. They're going to be challenged. The idea of becoming a software engineer, which is a very popular idea in India, going to be challenged. Lots of our software engineers are going to be replaced by AI. So why I'm saying this is we're moving into a turbulent world, dangerous world. Now, when you move into a dangerous world, what is the first thing that you have to understand? The first thing you have to understand is what are your strengths as a person and as a nation. So I'd like to say to the House here what I think are the strengths of our great country. And I would say that the central strength is our people. 1.4 billion people, brilliant, energetic, dynamic, who can challenge anybody in the world. तो बार बार ये बात आ रही है डेटा की। आखिर डेटा इतना जरूरी क्यों है, इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? वेल, स्पीच इसे 21st सेंचुरी का नया पेट्रोल कहता है। चलिए इस एनालॉजी को थोड़ा और समझते हैं। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। एआई बिना डेटा के, इंजन बिना पेट्रोल के है, और पेट्रोल हमारे पास है। मतलब साफ है, हमारे पास वो फ्यूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाएगा,
जो भविष्य की हर टेक्नोलॉजी की जान है। बिना डेटा के एआई कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खाली डिब्बा है। और यहीं से ना असली जियोपॉलिटिक्स का खेल शुरू होता है। In a contest between the United States and China, the single most valuable asset is Indian data. If the Americans want to remain a superpower, please understand what I'm saying. It is very profound what I'm saying. If the Americans want to remain a superpower, and if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. Why? Because the Chinese have a data pool of 1.4 billion people. And you can take European data, you can take African data, you can take American data, add it all up. It does not compete with Chinese data. So the real fight that is taking place. दुनिया के दो सबसे बड़े डेटा पूल किसके पास हैं? चीन और भारत। तो स्पीच का आर्गुमेंट ये है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को चीन को बैलेंस करना है तो उन्हें भारतीय डेटा की सख्त जरूरत पड़ेगी, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो सवाल उठता है कि जब बात नेगोशिएशन की हो तो भारत के हाथ में कौन से तुरुप के इक्के हैं? इस स्पीच के हिसाब से ना भारत की पूरी स्ट्रेटेजी 3 पिलर्स, 3 स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए। यही वो 3 चीजें हैं जो भारत को असल ताकत देती हैं। और पहली और सबसे बड़ी ताकत हमारी आबादी। In the 20th century, it had no value. I remember so many people saying that population is a weight, population is a disaster. No, population is the biggest asset you can have. It's a strength. But it's only a strength if you recognize that data is important. 104 अरब लोग, लेकिन इसे एक बोझ की तरह नहीं देखा गया। नहीं, बल्कि इससे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा जनरेटर माना गया। आज की डिजिटल दुनिया में यही तो असली सोना है, यही असली पावर है। What's the second strength? The second strength, and what do you need in difficult times? You need food. Who produces our food? Our kisans produce our food. Our laborers produce our food. This is what gives us strength. This is what allows that data to be produced. This is what allows that brilliance to be generated. And we fought for food security. Food is abundant today. So that's the second thing. दूसरा पिलर है फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा। देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है। एक भूखा देश कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता है ना। हमारे किसान जो हमें फूड सिक्योरिटी देते हैं वही हमारी नेशनल पावर की बुनियाद हैं। और सिर्फ पावर ही नहीं, हमारी डेटा प्रोडक्शन की भी। सीधी सी बात है, जब देश का पेट भरा होगा तभी तो वो आगे सोचेगा, आगे बढ़ेगा। And the third thing, what do you need to run a modern country? You need energy, you need fuel, you need petrol. So these are the 3 things that need to be protected. और फिर आता है तीसरा पिलर, एनर्जी सिक्योरिटी। आज की दुनिया में एनर्जी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में अपनी एनर्जी की जरूरतों पर कंट्रोल रखना ये किसी भी देश के लिए जीने मरने का सवाल बन जाता है। ये समझिए कि ये देश की धड़कन है। तो ये है भारत की वो 3 बड़ी ताकतें। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, स्पीच का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो मौजूदा ट्रेड डील है उसमें इन ताकतों को पहचाना ही नहीं गया, बल्कि उन्हें कमजोर कर दिया गया। Our most valuable asset, the thing that is going to transform India in the 21st century, the thing that is going to make us a superpower in the 21st century, this is what the Modi government has done with our data. Number 1, we give up control over our digital trade rules. Number 2, there is no need for data localization. Number 3, free data flow to the United States. Number 4, limit on digital tax. Number 5, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. तो चलिए जरा इन आरोपों को एक एक करके देखते हैं। डेटा को लेकर स्पीच में ये 5 बहुत सीरियस आरोप लगाए गए। अगर इसे एक लाइन में कहें तो दावा यह है कि हमने अपने डिजिटल फ्यूचर पर से अपना कंट्रोल ही छोड़ दिया। जैसे डेटा लोकलाइजेशन की शर्त का ना होना, मतलब भारतीय डेटा को भारत में ही रखने की कोई मजबूरी नहीं, और डेटा को बिना किसी रोक टोक के अमेरिका जाने देना। इन सबको बहुत बड़ी रियायतें कहा गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मामला और भी गंभीर हो जाता है जब टैरिफ की बात आती है। At the beginning, 3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase.
6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. भारत के सामान पर टैरिफ 3% से सीधा 6 गुना बढ़कर 18% हो गया और वहीं कई अमेरिकी सामानों पर यह 0 हो गया। जरा फर्क देखिए। अब इसका असर कहां पड़ता है? हमारी टेक्सटाइल उद्योग जैसे जरूरी सेक्टर्स पर। स्पीच में यह पॉइंट भी उठाया गया कि जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को 0% टैरिफ मिल रहा है तो वहीं भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 18% का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कंपटीशन कितना मुश्किल हो जाता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। Textiles. I visited a Gurgaon factory recently, and I asked them what's going on. They said, "We're finished as a result of the tariffs." Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. और फिर बात आती है एनर्जी सॉवरेनिटी की, मतलब ऊर्जा के मामले में हमारी आजादी। Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for, energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. डील हमसे वो आजादी छीन लेती है कि हम अपना तेल किससे खरीदें, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम बात नहीं मानते तो पेनल्टी का भी प्रोविजन है। ये तो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ठीक है, तो अगर मौजूदा डील में इतनी प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, स्पीच सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करता बल्कि एक ऑल्टरनेटिव भी देता है, और वो है अपनी ताकत की पोजीशन से बात करना। नेगोशिएशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। If the India alliance was negotiating with President Trump, the first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. But the main thing I'm saying is that an India Alliance government would go there and say, data is our biggest strength. Now let us talk. Meaning we would go there as equals.
would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. तो एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी सामने रखी गई। पहला, अपने डेटा का लाभ उठाओ। दूसरा, बराबरी की मांग करो, इक्वल पार्टनर की तरह। तीसरा, अपने किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी डील मंजूर मत करो। और चौथा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और आजादी पर डटे रहो। ये मौजूदा डील से एकदम अलग एक ज्यादा असर्टिव अप्रोच है। और इस पूरे ऑल्टरनेटिव अप्रोच के सेंटर में जो भावना है वो इस एक लाइन में है, हमसे बराबर वालों की तरह बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मालिक हैं और हम नौकर। ये सिर्फ एक बिजनेस डिमांड नहीं है, ये सम्मान की मांग है, बराबरी की पार्टनरशिप की मांग है। तो कुल मिलाकर पूरी बात यहां आकर सिमट जाती है। ये स्लाइड एकदम साफ तस्वीर दिखाती है हमारा एसेट क्या है, डील में हमने कथित तौर पर क्या खोया और उसे वापस पाने का रास्ता क्या सुझाया गया है। एक बहुत ही पावरफुल आर्गुमेंट का ये पूरा निचोड़ है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। और ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के हर देश के लिए है। क्या 21st सेंचुरी में किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके टैंक, मिसाइल या इकोनॉमी नहीं, बल्कि उसका डेटा है? ये स्पीच तो इसका जवाब एक जोरदार हाँ में देती है, जो वाकई सोचने वाली बात है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? राहुल गांधी ने आखिर क्यों भारत माता को बेच दिया? आरोप लगाए नरेंद्र मोदी के ऊपर। आपकी राय क्या है इसमें? क्या राहुल गांधी ने सही में सच आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी के ऊपर, या राहुल गांधी ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। हम आगे ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपको समझ में आए कि आखिर भारत में हो क्या रहा है, लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।